आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लेज़र के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ट्रायल बैलेंस से। देखिए, हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। जनरल एंट्रीज के बाद हमने लेजर्स को पढ़ा था। जनरल एंट्री में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं। फर्स्टली हम उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन्स में जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद उन अकाउंट्स के बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं और उसके बाद उसको जर्नल और लेज़र में एंट्री करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो उनकी पोस्टिंग की है, क्या उसकी गणती शुद्धता ठीक है कि नहीं, मतलब उसमें कोई भी मैथमेटिकल एरर्स तो नहीं है। उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक तरीके की परीक्षा सूची है, ये कोई अकाउंट नहीं होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन के डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष जो है उनका आपस में मिलान हो रहा है कि नहीं, और दूसरी चीज़ उसमें गणती अशुद्धता तो नहीं है। इस कारण से इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस जिसे हम तलपट या परीक्षा सूची भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस खातों के योग अथवा शेषों की वह सूची है जिसके डेबिट तथा क्रेडिट बैलेंस के मिलान हो जाने से यह पता चलता है कि प्रत्येक लेनदेन के दोनों पक्षों की पोस्टिंग हो चुकी है व उसमें किसी भी प्रकार की गणतीय अशुद्धता नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब यही होता है कि आपने जो भी लेन देन किए हैं और उन लेन देन को हमने जब पोस्टिंग किया है तो उस पोस्टिंग में जो बैलेंस निकले हैं उनके बैलेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई गणतीय अशुद्धता तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना अनिवार्य होता है ना। यदि हम ये नहीं बनाएंगे तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जो गड़बड़ियाँ हैं अकाउंट्स में थ्रू दी जर्नलाइजिंग करते वक्त या पोस्टिंग करते वक्त कहाँ पे हुई है। इसलिए परीक्षा सूची बनाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ही हम फाइनल अकाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है। फर्स्ट मेथड है हमारी योग विधि, दूसरी मेथड है हमारी शेष विधि, तीसरी मेथड है हमारी योग एवं शेष विधि और चौथी मेथड है हमारी बंद खाते छोड़कर विधि। योग विधि में हम क्या करते हैं, हम जो पोस्टिंग करते हैं लेज़र में उनके जो योग बराबर होते हैं उनको लेके बराबर योग को लेके जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और चेक करते हैं, वैसी विधि क्या कहलाती है, हमारी योग विधि कहलाती है। दूसरी विधि है शेष विधि, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली विधि और ये सबसे सरल और सहज होती है बनाने में। शेष विधि जैसे हमने बैलेंस निकाला था प्रीवियस वीडियो में कि हम लेज़र में डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को चेक करते हैं, किधर का बैलेंस ज़्यादा है। उस बैलेंस को लेके जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, चेक करते हैं, तो वो हमारी शेष विधि कहलाती है। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली विधि और सबसे ज़्यादा ईजी मेथड जो है वो हमारी शेष विधि है, जिसे हम बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तीसरा है योग एवं शेष विधि। योग एवं शेष विधि में हम योग का भी कॉलम ट्रायल बैलेंस में करते हैं और शेष का भी कॉलम वहाँ रखते हैं ताकि इन दोनों मेथड को हम एक साथ कर सकें। तो थर्ड मेथड होती है योग, मतलब योग को भी लेके करना है और जो बैलेंस भी है उसको लेके करना है। फोर्थ है बंद खाते छोड़कर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम लोग बंद खाते छोड़कर विधि, मतलब यदि दोनों खातों के जिनके योग बराबर होते हैं, डेबिट साइड के भी और क्रेडिट साइड के भी, ऐसे खातों को ट्रायल बैलेंस पे नहीं लिया जाता, वो ऑलरेडी बंद हो जाते हैं, है ना। तो इन वैसे योग बराबर योग वाले खातों को छोड़कर जो बाकी के रिमेनिंग हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको लेके जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो बंद खाते छोड़कर विधि कहलाती है। ये विधि भी ज़्यादा उपयोगी नहीं है ना। तो हमने देखा कि ये 4 विधि, ठीक है, ये हमारी विधियां हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा इजी जो है उपयोग की जाने वाली विधि है वो है शेष विधि, जिसे हम बैलेंस मेथड भी कहते हैं, जिसमें खातों के बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है और उसकी जांच की जाती है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग देखते हैं वित्तीय खातों के बारे में, देखते हैं ना। फाइनल अकाउंट्स या जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स यानी
वार्षिकी खाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण। क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनल अकाउंट्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि वार्षिकी खाते होते हैं, ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं किसी भी अकाउंटिंग बिजनेस में, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, है ना। जनरली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन कुछ व्यावसायिक संस्थाएं जो है वो 1 जुलाई से 1 जून भी मानती हैं, या फिर कैलेंडर ईयर को भी, जिसे हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जो है वार्षिकी खाते होते हैं, सबसे अंत में बनाए जाने वाले खाते होते हैं। इनको बनाने से किसी भी व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, इन सारी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है कि अंत में हमको उस साल व्यवसाय में लाभ हो रही है या हानि हो रही है, ये हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। तो ये सारी जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है? फाइनल अकाउंट्स को बनाने में, जिसे हम वित्तीय विवरण कहते हैं। ये विवरण होता है क्योंकि इसमें हमारे 3 टाइप के खाते आते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम व्यापारिक खाता कहते हैं। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। और तीसरा होता है बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में जो खाते आते हैं, वो जो ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस होते हैं वो इन खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और अंत में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमारे जो व्यवसायिक जो हमने स्टेटमेंट बनाया है, वित्तीय विवरण बनाया है, वो क्या है? सही है। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम व्यापारिक खाते भी कहते हैं, ये एक फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट होता है। इसमें ऐसे अकाउंट्स को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय के सेल्स एवं परचेज से जुड़े होते हैं तथा इनके बैलेंस से हमें व्यवसाय के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ऐसे फर्म जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होता है या कारखाने से संबंधित होते हैं, किसी वस्तु को बनाने से संबंधित होते हैं या बना के बेचने से संबंधित होते हैं, इन सबसे जुड़े हुए मदों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम बैलेंस निकालते हैं वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है ना। और इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम अगले अकाउंट्स में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट, इसको कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हमारे आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी आपका ईयर है 1920-21 है ना, तो ये हमारा आखिरी में बनता है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट का हेडिंग देखिए, इसको कैसे बिल्कुल लेजर जैसे पोस्ट करते थे वैसे इसके अकाउंट है, बस इसमें डेट का जो है कॉलम नहीं है। पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आपने पढ़ा कि सेल्स और परचेज से रिलेटेड या फिर ट्रेड से रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स आते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यह एक तरीके का हमारा नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें सभी एक्सपेंसेस और जो भी लॉस वगैरह होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम वगैरह होती है, आय वगैरह होती है, हमको गेन्स होते हैं, वो हमारे क्रेडिट में आते हैं। तो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या आते हैं? जो भी व्यापार में हम लोग ओपनिंग स्टॉक, जिससे हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, परचेज, जो भी हम सामान खरीदते हैं, परचेज रिटर्न इसमें माइनस हो जाता है, अमाउंट आता है। टू वेजेस, सैलरी, वेजेस जो मजदूरी हम देते हैं, एक्सपेंस है ये। और भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक्सपेंस हो गए, जैसे लाइट, फ्यूल या फिर कैरेज हो गया, ठीक है। और भी जो भी खर्चे हम ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं, जो सिर्फ ट्रेडिंग से ही रिलेट करते हैं, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने सिर्फ आपके मेन अकाउंट्स को लिखा है। इसके अलावा भी और भी अकाउंट्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट, है ना। क्रेडिट साइड जो है क्या क्या आएगा? जैसे सेल्स, ठीक है। सेल्स में हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। उसके अलावा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट में इतनी लंबी लिस्ट नहीं है जितनी डेबिट साइड में होती है, क्योंकि डेबिट में हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। इस तरीके के अकाउंट हमारे आते हैं। अब इसका बैलेंस कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले जो भी ज़्यादा बैलेंस होगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या डेबिट अमाउंट का टोटल हो या फिर क्रेडिट अमाउंट का, जो ज़्यादा वाला अमाउंट टोटल का होगा उसको हम
टोटल में लिखेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट करके। उसके बाद यदि हमारा मान लीजिए डेबिट साइड में जो है हमारा मान लीजिए 55,000 है, ठीक है, और हमारा इस साइड क्रेडिट साइड में हमारा 20,000 है टोटल, ठीक है, आज 15,000 लिख देते हैं इसको। 15,000 जो इसका पूरा टोटल करने पे अमाउंट 15,000 है और क्रेडिट साइड में अमाउंट हमारा 20,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 20,000 है उसको ही हम टोटल अमाउंट में लिखेंगे 20,000, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा टोटल वाला हम लिखेंगे। अब ये देखना है, जैसे डेबिट साइड में मैंने 15,000 लिखा है, क्रेडिट साइड में 20,000 लिखा है, तो 15,000 जो है कम है 20,000 से। कितना कम है हमारा 5,000, तो 5,000 जो है हम बैलेंस के रूप में लिखेंगे, ठीक है, 5,000 जो है बैलेंस के रूप में लिखेंगे। और ये जो बैलेंस है ये हमारा बैलेंस क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। यदि हमारा क्रेडिट टोटल अमाउंट ज़्यादा है डेबिट के टोटल अमाउंट से, तो जितना भी डिफरेंस है दोनों में वो हमारे किस में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस कम है ना, क्रेडिट अमाउंट कम है, मान लीजिए यहाँ मैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो कम है ना, मतलब क्रेडिट का जो अमाउंट है वो कम है, जैसे मान लीजिए क्रेडिट में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 18,000 और यहाँ टोटल एक्सपेंस हमारे 20,000 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया हमारा 2,000 का। तो जो भी कॉलम डिफरेंस कम होगा, जैसे क्रेडिट अमाउंट जो है कम है डेबिट साइड से, तो ये जो बैलेंस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है। ये बैलेंस हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है। जनरली देखा जाता है कि यदि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जितने का डिफरेंस होगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, पीएनएल खाते, मतलब अगला जो अकाउंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और यदि हमारा डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट अमाउंट से, तो जितना बैलेंस होगा वो हमारा ग्रॉस लॉस कहलाएगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट जो कि व्यापार की क्रय विक्रय से संबंधित खातों से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लाभ हानि खाते कहते हैं। ऐसे खाते जो कि व्यवसाय के लाभ हानि खातों से जुड़े होते हैं, यानी ऐसे खाते जो कि व्यवसाय के व्यय लाभ प्राप्तियां इनसे जुड़े खाते होते हैं, उन्हें हम लाभ हानि खाते कहते हैं। लाभ हानि खाते में हम व्यवसाय के अप्रत्यक्ष खर्चों एवं प्राप्तियों को लेते हैं। अप्रत्यक्ष खर्चे हमारे जो भी व्यवसाय में इनडायरेक्टली रूप से लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष खाते, ठीक है। जिसमें हमारा देखिए डेबिट और क्रेडिट है ना, दो कॉलम में हमारे डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। जिसमें डेबिट साइड में जितने व्यवसाय के खर्चे होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, ऑफिस एक्सपेंस हो, कमीशन हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, वेरियस एक्सपेंसेस हो, इस टाइप के हम खातों को लेते हैं। यानी ऐसे खाते जो कि व्यवसाय के अप्रत्यक्ष खर्चे आते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होते हैं भाई, प्रत्यक्ष जो खर्चे किसी वस्तु को बनाने से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, है ना, जैसे कि क्रय करना, जैसे कि मजदूरी देना, है ना, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रत्यक्ष खर्चे हो गए। लेकिन अप्रत्यक्ष खर्चे जो कि हम ऑफिस में करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड, जैसे कर्मचारियों को सैलरी देना या रेंट का हम भुगतान कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान कर रहे हैं, है ना, इस तरीके के जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे व्यवसाय के लाभ हानि खाते में आते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष व्यय एवं प्राप्ति होते हैं। इस तरीके से और भी वेरियस एक्सपेंसेस हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लें, है ना, प्रिंटिंग एक्सपेंस ले लें, जो कि ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, है ना। जनरली ऐसे खर्चे हमारे किस में आते हैं, लाभ हानि खाते में आते हैं। इसका विपरीत देख लेते हैं। विपरीत क्या है कि भाई यदि हम इनकम रिसीव करते हैं या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, किसी भी प्रकार की हमको रिसीविंग हो रही है, वो हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं, लाभ हानि खाते के। अब इसमें भी क्या है, सेम जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा कि भाई टोटल अमाउंट लिख देते हैं, जिसका ज़्यादा होगा, चाहे वो क्रेडिट का ज़्यादा हो या फिर डेबिट का ज़्यादा हो, तो हम उसको लिख देते हैं। यदि हमारा
डेबिट का जो अमाउंट है क्रेडिट के अमाउंट से कम होता है तो उनके बीच के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, सेम इसका अपोजिट ये होता है, यदि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट के अमाउंट से तो उसके बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट लॉस यानी शुद्ध हानि। ये हो गया हमारा शुद्ध लाभ और ये हो गया हमारा शुद्ध हानि। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी में जो अकाउंट बनेगा वो होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कैपिटल में यदि हमको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में अमाउंट क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और यदि नेट लॉस हो रहा है तो वो अमाउंट हमारा जो है कैपिटल से घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट और आखिरी हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। बैलेंस शीट का आशय एक ऐसे विवरण से है जो कि एक निर्धारित तिथि में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी को प्रकट करता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति की जानकारी का मतलब ये होता है कि अंत में हमें व्यवसाय से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, इन सब की जानकारी हमको बैलेंस शीट से होती है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक तरीके से विवरण होता है, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अकाउंटिंग का ये एक सारांश होता है, समरी होती है, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि हमें आर्थिक लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी दो अकाउंट्स बनाने के बाद और प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी हमारे बैलेंस होते हैं उसको हम इसमें कैपिटल में लेके जाते हैं। यदि हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, और यदि लॉस हो रहा होता है तो हम उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है हमें संपूर्ण अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक सार प्रस्तुत करता है। हमने पहले के वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे क्या था, एसेट्स जो है वो क्या होती है, व्यवसाय की संपत्ति जो बराबर होती है लायबिलिटी और कैपिटल की, है ना। एल फॉर दायित्व जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं, सी फॉर कैपिटल यानी पूंजी के। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, A = L + C। ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमारे आखिरी में आती है, मतलब हमारे व्यवसाय के जो डेबिट पक्ष है वो क्रेडिट पक्ष के बराबर होने चाहिए। व्यवसाय की जितनी संपत्तियां हैं, व्यवसाय में जितने दायित्व और पूंजी है उनके बराबर होना चाहिए। इसी को हम टैली कहते हैं। टैली का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट पक्ष जो है हमारे बराबर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, इसके लेफ्ट साइड में हमारी लायबिलिटीज है कैपिटल के साथ, और दूसरे में है एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी साइड्स में हमने क्या देखा, दायित्व है, इसी में कैपिटल आता है। कैपिटल में जो भी व्यवसाय की पूंजी है उसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जो होता है उसको ऐड करते हैं, नेट लॉस को माइनस कर देते हैं, और ड्राइंग्स भी माइनस हो जाती है, उसके बाद हम इसको बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ मैंने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी मध्य उनको लिखा है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर है, व्यवसाय के जो भी विविध लेनदार हो गए हैं, बैंक लोन्स हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या बिल्स पेबल हो गए, इसी तरीके के और भी हमारी मदे हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण मदे लिखी है जो कि हमारे दायित्व के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है ना। दायित्व में जितने भी हम व्यवसाय से बाहर से लोन वगैरह लेते हैं या जिनको हमको चुकाना होता है, जो हमारे लेनदार होते हैं, वो सारे मदे आते हैं। एसेट्स में क्या आते हैं, व्यवसाय की जितनी भी स्थायी संपत्तियां होती हैं, करेंट एसेट्स होते हैं, वो सारी हमारी किस में आती हैं, एसेट्स में आती है। फिक्स एसेट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करके इसके शुद्ध मूल्य को लिखते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक हो गया, जितने भी व्यवसाय के देनदार होते हैं जिनसे हमको पैसा मिलना है ना, बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इस तरीके के और भी एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि लायबिलिटी और एसेट्स का दोनों का यदि टोटल जो है अमाउंट एक आ रहा है तो मतलब हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाता है, वो टैली हो जाता है। यदि किसी कारणवश इधर का अमाउंट जो है लायबिलिटी का अमाउंट जो है एसेट्स से मैच नहीं करता है तो हमारे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई गलती की या किसी अमाउंट को नहीं लिया है और वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये हमारा लास्ट जो है थ्योरी पार्ट है। आज के हमने सेशन में हमारे जो भी फाइनल अकाउंट्स बाकी बचे हुए थे उन सबको किया है। मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहती हूँ कि
टैली में हमको ना तो ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, ना ही हमें विभिन्न फाइनल अकाउंट जो कि हमारे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट है, इन सबको बनाने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर में ये पहले से बने बनाए होते हैं। हमको सिर्फ अपनी जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना होता है और कुछ लेजर्स बनाने होते हैं, ठीक है। बाकी अकाउंट जो है हमको उसको सिर्फ समझना था, इसकी थ्योरी पार्ट को जानना था, हमको ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। टैली में ऑटोमेटिक बना होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर।